कक्षा 11 नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे अध्याय 4 कार्यपालिका के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इसके बारे में बताएं, सबसे पहले आवश्यक है कि इसके परिचय को जान लें। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें, आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। हमें यह भी पता होना चाहिए कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए। इस अध्याय को पढ़ने से आप नंबर 1 संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। नंबर 3 मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। नंबर 4 प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका के अंतर्गत। और आगे देखें आप, कार्यपालिका क्या है, आपके इसको समझिए पहले आप। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए आवश्यक है कि जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उस पर विद्यार्थियों को विशेष जोर देना चाहिए, उनके माध्यम से उन्हें समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, समझिए कार्यपालिका क्या है। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। इन सब क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों के लिए कि कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं।
कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो मन में बात आ सकती है, मुझे याद है कोई कह रहा था कि लोकतंत्र में कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी है। क्या यह बड़ी कंपनियों के बड़े अधिकारियों के लिए भी सही है? क्या उन्हें हम मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नहीं कहते? वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? और आगे आप देखें, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। जो स्वरूप बताया गया अभी कि राजनीतिक कार्यपालिका जो नीतिगत निर्देशों का पालन कराती है, अस्थायी कार्यपालिका जिसमें लोक सेवक होते हैं जिनके माध्यम से वो कार्य पूर्ण किए जाते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ भूटान के राजा से भिन्न है। फ्रांस और भारत दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? इसको खुद करें और खुद सीखें। सार्क सम्मेलन या G7 देशों की बैठक की एक तस्वीर आप प्राप्त करिए। उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने उनमें भाग लिया। क्या आप सोच सकते हैं क्यों उन्हीं लोगों ने भाग लिया, अन्य लोगों ने क्यों नहीं लिया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। विद्यार्थी इसका ख्याल रखेंगे। यहाँ पर लगभग 1 दर्जन देशों का नाम लिया जाएगा और वहाँ पर जो कार्यपालिका का स्वरूप है उसके बारे में चर्चा होगी। अर्थात इसको गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे, तथ्यपरक चीज़ों को अनिवार्य रूप से नोट भी करेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश को और प्रधानमंत्री सरकार का, राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर आप देखें, हम अभी प्रकार बताएंगे, इसके पहले आप देख लें। देखिए आप, कार्यपालिका के प्रकार, कितने तरह की कार्यपालिका होती है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर पहले हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, उसके बाद फिर उसको विभाजित करेंगे। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। आप देखें, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक संसदीय और एक अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदीय में क्या है, आप तरीका देखें। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं संसदीय व्यवस्था में, और अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वहीं आप यह भी साथ साथ देखते चलें कि जो कार्यपालिका का दूसरा प्रकार है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, उसमें अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। और दूसरे नंबर पर आप देखें, संसदीय में वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ देखें आप अर्ध अध्यक्षात्मक में इन तीनों तरह का जो वर्गीकरण है, इनमें किस प्रकार का विभेद है, इसको भी आप साथ साथ समझते चले। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और अध्यक्षात्मक में वही सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरे क्रम में देखें, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, और अर्ध अध्यक्षात्मक में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। आगे देखें आप, अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। यह देखिए आप, यह संसदीय अर्ध अध्यक्षात्मक, यह जो क्रम था आपको बताया गया। देखिए आप, संसदीय सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली दो भागों में संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। यह कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में चर्चा हो रही है, अध्यक्षात्मक। इन दोनों में किस प्रकार के अंतर हैं, यह आपके सामने रखा गया है। यहाँ देखें आप, देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। राजा, संवैधानिक राजतंत्र, औपचारिक शासन प्रमुख, राष्ट्रपति, संसदीय गणतंत्र और औपचारिक शासन प्रमुख। यह कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार हैं जो विश्व भर में प्रचलित हैं। श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अभी जो हमने कहा कि लगभग 1 दर्जन देशों की चर्चा होगी, उसमें श्रीलंका में देखें कि जो कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में बताया गया, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। तो श्रीलंका में क्या है, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यह विद्यार्थियों के ध्यान में रखने योग्य बात है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग दल के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है।
यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। यह आपको अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली श्रीलंका की बारे में बताया जा रहा है, यह जानते रहे आप। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया बता दी गई 2/3। यदि यह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। यह तरीका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। महाभियोग लगाकर श्रीलंका के भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, भारत के, परंतु इन दोनों में सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, इनमें क्या अंतर है, इस संदर्भ में विद्यार्थियों के सामने अभी बात रखी जा रही है। आप देखें, संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दोनों अलग अलग देशों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। 3 देशों की चर्चा की गई। विद्यार्थियों को यह मालूम होना चाहिए, फ्रांस, रूस और श्रीलंका। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? विद्यार्थी कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, या तो बहुत सरल है, जिस देश में राष्ट्रपति है वहाँ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और जिस देश में प्रधानमंत्री है वहाँ संसदीय कार्यपालिका। क्योंकि यह आधी अधूरी जानकारी है, इसलिए इस तरह की बात आ रही है। ऐसा हमेशा सच नहीं होता। भारत में संसदीय कार्यपालिका, अब भारत की बात करते हैं, अभी श्रीलंका की बात हो रही थी। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत, यहाँ विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उसके पहले भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 19, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया, भारत उसका उपनिवेश था उस समय, तो 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम अर्थात एक्ट, ACT एक्ट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में वह है अधिनियम, के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता को अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह
दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उनमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उससे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही सदस्यों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। यह व्यवस्था आपको भारत की कार्यपालिका के संदर्भ में बताया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। इसके पहले जो मन में आ सकता है विद्यार्थियों के, क्या हमारे देश में बहुत मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हुए? क्या इसका मतलब यह है कि संसदीय व्यवस्था में भी किसी एक व्यक्ति की प्रधानता रह सकती है? तब तो जनता और विधायिका को लगातार सचेत रहने की जरूरत है। यह मन में बात आ सकती है। जब पूर्ण जानकारी होती है तो इस तरह की चीज़ें भारतीय संविधान के संदर्भ में समाप्त हो जाती हैं। जब पूरी जानकारी नहीं होती तब तो इस तरह के सवाल मन में उठते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तुलनात्मक साथ साथ विद्यार्थी इसको समझेंगे। प्रांतीय जो सरकारें हैं वहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। उसी तरह से आप देखें संघ में, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। यहाँ पर हम बताते चलें, वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिलाकर कार्यपालिका कार्य करती है। तुलनात्मक, जैसे वहाँ राष्ट्रपति, प्रांतों में राज्यपाल, संघ में जैसे मुख्यमंत्री वैसे ही प्रदेश में, संघ में जैसे प्रधानमंत्री वैसे ही प्रांत में मुख्यमंत्री, और मंत्रिपरिषद जैसे संघ में वैसे ही प्रांत में। आगे देखिए आप, वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत की कार्यपालिका के संदर्भ में आपसे चर्चा हो रही। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और संसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। यह पंक्ति विद्यार्थी याद रखेंगे। यह याद करने की चीज़ है। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। यह भी कह सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत पद्धति, ऐसे भी याद कर सकते हैं जिसमें सहूलियत हो। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा, इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। केवल बहुमत नहीं, विशेष बहुमत, 2/3 जब जो भी ऊपर चर्चा होती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। आप देखें अनुच्छेद 74(1) आर्टिकल नंबर 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में
ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ही लगा हुआ है, देखें आप, दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। आगे देखें आप, इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखें आप, फिर से हम आपको दिखाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करने के पश्चात भी जो राय देगी, सलाह देगी, उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ही का प्रत्यय है। इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर दो बातें हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति उसे मानेगा, या नहीं मानता है तो उसको फिर से मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। दोबारा जब मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है, उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, यहाँ पर देखें आप, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। यह कथन आपका जवाहरलाल नेहरू का है संविधान सभा में। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाममात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है जो संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान उन्होंने कहा था। राष्ट्रपति की विशेषाधिकार, इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दें। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। यहाँ पर देखें आप, मैं यहाँ कहने भर को बैठा हूँ, विद्यार्थी के मन में आ सकता है बात, अभी चूँकि पूरी बात नहीं होगी तो उसके पहले यह मन में आ सकती है कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। या मैं सचमुच के सवाल भी पूछ रहा हूँ? क्या इस पुस्तक के लेखकों ने मुझे अपने मनचाहे सवाल पूछने की शक्ति दी है, या मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो उनके मन में उठ रहे हैं? इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम,
जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। पुनर्विचार शब्द की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि जो कोई भी सलाह, मशविरा या राय मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, उसे फिर से विचार करने के लिए, पुनर्विचार, फिर से विचार करने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है। उसे कहते हैं पुनर्विचार। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। आगे देखिए आप, दूसरे राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार होती है। पहली बात, पुनर्विचार की बात आपके सामने रखी गई। 3 भागों में इसको आपके सामने रखा जाएगा। पहली बात पुनर्विचार के लिए, दूसरी बात वीटो की शक्ति, उसको आप समझें किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रपति के पास निषेधाधिकार का अधिकार है। नियम से बंधे होने के बावजूद जो वीटो की शक्ति है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़कर, यह ध्यान देने की बात है, धन विधेयकों को छोड़ करके जो भी अन्य विधेयक हैं पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। कंडीशनल है, इसको भी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है। और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, आप ये समझ लें, पहले भी कहा गया, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित करते और राष्ट्रपति के पास भेजते तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। विद्यार्थी इसको समझेंगे, पॉकेट वीटो। और इसके साथ आप देखें, एक घटना की चर्चा की जाती है इसमें कि पॉकेट वीटो का प्रयोग जो शाब्दिक यहाँ दे दिया गया है, एक नाम दे दिया गया है। हमने देखा कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। एक घटना की चर्चा होती है यहाँ पर। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था। 1989 में नई सरकार चुनकर आ गई थी। यह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी। उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून न बन सका।
इन तथ्यों को विद्यार्थी समझेंगे। हाँ, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वेंकटरमन द्वारा पुनर्विचार के लिए जब भेजा गया, उस दौरान फिर से संसद इसे अपने यहाँ से पास करके भेज देती तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही पड़ती। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका। अब लेकिन इसके पहले आप देखें, अभी दो प्रकार की बात की गई। तीसरे प्रकार के विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिनमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। लोकसभा संसद का निम्न सदन और प्रथम सदन इसे कहा जाता है। संसद के दो भाग हैं या दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में बहुमत का अभिप्राय 50% + 1, आधे से एक अधिक। इसके अतिरिक्त यह भी सोचे कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा। तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसी बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार अस्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है। वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ें, हम देखें तब उसके पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका, अभी जो चर्चा हो रही थी आपके सामने। 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इस परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया। मार्च 1998
के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली थी, जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। इस तरह की स्थितियां आती हैं जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, उन परिस्थितियों में भारत का उपराष्ट्रपति, इसके बारे में चर्चा करें। इसके पहले उस बिंदु पर फिर से बात कर लें कि सामान्यतया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, पर हमारे संविधान में एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति। वह अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और वह यह पूरा प्रयास करता है कि जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो और उस बहुमत प्राप्त का नेता हो। लोकसभा में बहुमत का नेता, उसे वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर यह विचार। अब हम भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को, केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से एक आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदहीन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। कहाँ पहुँचे और क्या समझे? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वह भी विद्यार्थियों के सामने हम रख दें कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, उपराष्ट्रपति, और यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या मृत्यु होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति, और यह मान लें कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर का दायित्व संभाला था, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? यह विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है और उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का दायित्व या जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपे जाने की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में है। यह विद्यार्थियों को जानना चाहिए। जानकारी के अभाव में उनके अंदर कभी कभी भ्रम पैदा हो जाता है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है कि वहाँ की सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही, राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास
कौन विकल्प है वह प्रधानमंत्री को बताए कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले आदेश पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा, प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे और प्रधानमंत्री से वहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कहे। एक प्रेस वक्तव्य दे कि क्यों प्रधानमंत्री गलत है। इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करें और उसे ऐसा करने से रोके, परंतु यदि प्रधानमंत्री दृढ़ रहे तब उस पर हस्ताक्षर कर दे। यह विभिन्न तथ्य दिए गए कि कौन सा विकल्प उसके पास है और वह क्या कर सकता है। इस पर विद्यार्थी विचार करेंगे। राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं, पर अधिकांश अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। फिर से दोहरा दें, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को वह पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार करके फिर से वह सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। इस तरह के संदर्भों में ये देखिए आप, एक कार्टून है। ये कार्टून इंगित करता है जवाहरलाल नेहरू को और उनके साथ ये सभी मंत्रीगण हैं, अर्थात प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की अगुवाई करता है। इस कार्टून से यह संकेत मिलता है। और जो इस कार्टून को फिर से आप देख लें, शेष दूसरे भाग में।